हेलो 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 हेलो। चलिए, हम लोगों ने अभी थ्योरी देखा था। चलिए अब हम लोग ओरिजिनल एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पहले थ्योरी पढ़ाते हैं और फिर एनसीईआरटी में दी गई एक एक लाइनों का हम लोग सर्जरी करते हैं। तो आइए हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 15 देख रहे हैं, खाद्य संसाधन में सुधार। और ये हमको लगता है क्लास 9 का सबसे अंतिम चैप्टर है। चलिए देखिए, हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हम भोजन प्राप्त करते हैं पौधा से, जंतु से। हम लोग जो चावल दाल ये सब खाते हैं, सब्जी कहाँ से? पौधा से। दूध, दही, मांस, मछली खाते हैं, कहाँ से? जंतु से प्राप्त होता है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि और पशुपालन से प्राप्त होता है। अधिकांश भोज्य पदार्थ कृषि और पशुपालन से हमें प्राप्त होते हैं। हम प्रायः समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। यह आवश्यक क्यों है? यह आवश्यक क्यों है? तो देखिए, हम वर्तमान उत्पादन स्तर पर क्यों नहीं निर्वाह कर सकते हैं? तो भाई, दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रहा है। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश में जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है। और अभी तो हमारे देश की जो स्थिति है, अभी हमारे देश की जनसंख्या है 140 करोड़ के आसपास है। आप समझ जाइए, 140 करोड़ के आबादी को 2 टाइम 3 टाइम का प्रतिदिन भोजन चाहिए। और इतना भोजन आएगा कहां से? अब भोजन का दो ही स्रोत है, एक कृषि है और एक क्या है? जंतु है। अब आई, इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होती है। जितना ज्यादा से ज्यादा अन्न उत्पादन होगा उतना अधिक लोग भोजन ग्रहण करेंगे। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है, परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, अतः कृषि के लिए अधिक भूमि का उपलब्धता संभव नहीं है। इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना होगा। अब देखिए, जितना खेत है, अब खेत तो अब बढ़ा नहीं सकते हैं। बढ़ा सकते हैं बस एक चीज, आप पैदावार बढ़ा सकते हैं, फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। चलिए, अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ावा के हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे। हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है और श्वेत क्रांति द्वारा दूध उत्पादन में। आपसे पूछेगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। बोलिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। अब आई, इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर बढ़ गए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति न पहुंचाए। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए समपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। चलिए, केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदाम में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर आप खूब ज्यादा फसल का उत्पादन कर रहे हैं, खूब गोदाम में आप गोदाम में आप अनाजों को स्टोर कर रहे हैं, तो इससे भूखमरी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। अरे भाई, अनाज खरीदने के लिए तो धन चाहिए। खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन और उपलब्धता दोनों पर निर्भर करती है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन पर्यटन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए। सवाल है कि अधिकांश जनसंख्या कृषि में है। अब कृषि का मतलब कृषि से आय भी होना चाहिए, जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना चाहिए।
साइंटिफिक तरीके से हम लोग को कृषि करना चाहिए। अब देखें, समपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए पशुधन, पशुपालन करिए, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन करिए, मछली पालन करिए, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि इत्यादि। अतः प्रश्न यह है कि हम फसल और पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। आखिर फसल के उत्पादन को हम लोग किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, फसल उत्पादन में उन्नति कैसे होगा। तो देखिए, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। आज की बात ध्यान रखिएगा कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। बोले ये सब किसके स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। दाल जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर प्रोटीन से भरपूर है। जितने भी दाल हैं इस सब दाल में प्रोटीन पाया जाता है। अतः तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी, सूरजमुखी से हमें वसा प्राप्त होता है। ये सारे के सारे किसके स्रोत हैं? वसा के स्रोत हैं। सब्जी, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन प्राप्त होता है। सब्जी हो गया, मसाला हो गया, फल हो गया, इस सब से हमें क्या मिलता है? विटामिन तथा खनिज लवण। कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा फसलें जैसे बरसीम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारा के रूप में किया जाता है। अरे भाई, हम लोग को भोजन चाहिए, हम लोग तो भोजन उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन पशु को भी चारा चाहिए। उसके लिए चारा का उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें आप जई लगा सकते हैं, वर्सीम लगा सकते हैं, सूडान घास लगा सकते हैं। इससे आपको पशु को क्या मिलेगा? चारा मिलेगा। कोई दिक्कत? देखिए अब भाई, देखिए विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान, दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, जिससे कि उन्हें समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। दीप्ति काल सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। देखिए, पौधों में जो पुष्पन होती है, जो फूल खिलता है, और वृद्धि सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाती हैं। बस एक बात समझिए, कुछ ऐसे फसल हैं जिन्हें हम लोग वर्षा ऋतु में उगाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल, जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती है। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है, जो नवंबर से अप्रैल मास तक होती है। उन फसलों को रबी फसल कहते हैं। बोले उन्हें क्या कहते हैं? रबी फसल। यहाँ दो चीज आपको देखने को मिला। सबसे पहला एक खरीफ फसल है। सबसे पहला खरीफ, ये जो खरीफ फसल है जून से अक्टूबर, जून से अक्टूबर तक चलती है। और इन्हें कब? तो इन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। बोलिए खरीफ फसल को किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। वैसा ही आपका है रबी फसल। ये रबी फसल कब उगाया जाता है? तो रबी जो फसल है ये कब उगाया जाता है? तो नवंबर से, ये नवंबर से अप्रैल के बीच का जो समय होता है रबी फसल का होता है। कोई दिक्कत? अब आई, अब देखिए, धान हो गया, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द खरीफ फसल है। देखिए, धान है, सोयाबीन है, अरहर है, मक्का है, मूंग है, उड़द है, ये सब कौन सा फसल है? खरीफ। जबकि गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है तथा अलसी, ये सब क्या है? रबी फसल है। कोई दिक्कत? अब देखिए, भारत में सन 1952 से सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई है। यानी कृषि की भूमि में 25% की वृद्धि और अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुआ है।
पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचे तो हम उनको 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बीज का चुनना, यानी सबसे पहले आपको बीज का चुनाव करना होगा। कौन सा बीज अधिक पैदावार दे सकता है, ये सबसे बड़ा बात है। इसलिए देखिएगा, खेती करने से पहले लोग बीज का चुनाव करते हैं, कौन सा बीज बहुत अच्छा है। दूसरा, फसल की उचित देखभाल। केवल बीज लगा देने से फसल नहीं होगा, उस फसल की देखभाल करना है, क्योंकि बहुत ऐसे जानवर हैं जो आपके फसल को बर्बाद कर सकते हैं। जैसे बिहार में नीलगाय है, वन सुअर है, जो वन वाले सुअर हैं, बंदर है, ये आपके फसल को हानि पहुंचाते हैं। इन सारी चीजों से सुरक्षा करना है। तीसरा, खेतों में उगी फसल की सुरक्षा, कटी हुई फसल को हानि से बचाना। अगर फसल कट गया तो उसका हानि ना हो, उसको बचाना है। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला, फसल किस्म में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब आई फसल के किस्मों में सुधार। तो देखिए, फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। बोलिए किस पर निर्भर करता है? तो फसल की किस्मों की चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुण, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता और उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि में विभिन्न आनुवांशिक गुण वाले पौधों के संकरण करवाते हैं। यह संकरण अंतरा किस्म यानी विभिन्न किस्मों में, अंतरा स्पीसीज एक ही जीनस की 2 विभिन्न स्पीसीज में, अथवा अंतरावंशीय विभिन्न जिनेरा में हो सकता है। यानी देखिए, ये क्या होता है, संकरण क्या होता है? तो देखिए, एक कोई दूसरा प्रजाति का बीज है, दूसरा प्रजाति का बीज है, दोनों को मिला के एक नए किस्म का बीज तैयार करना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। कोई दिक्कत? फसल सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन को का डालना। इसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिक रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। नए प्रभेदों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में, जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है, अच्छा उत्पादन दे सके। किसान को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होनी चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होनी चाहिए जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो सके। देखिए, हमको ऐसे बीज का चयन करना है जो किसी भी परिस्थिति में, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भी बीज मार ना खाए, सही से उत्पादित हो और ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करे? उत्पादन दे। कोई दिक्कत? अब देखें, कृषि प्रणाली तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता अथवा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अगर आपको खेती बढ़िया से करना है तो फसल का उत्पादन मौसम पे डिपेंड होता है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है, मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, और क्या पानी की सही मात्रा में उपलब्धता है कि नहीं, ये सारा का सारा चीज डिपेंड करता है किस पे? कृषि पे। चूंकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन हो जाता है, कब सूखा आएगा कब बाढ़ आएगा इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। इसलिए ऐसी किस्म अधिक उपयोगी है जो विविध जलवायु परिस्थिति में भी उग सके। मतलब ऐसा बीज का चयन करना है, थोड़ा कम भी पानी मिले तो अच्छा से अच्छा से फसल का उत्पादन हो जाए, थोड़ा ज्यादा भी पानी आ जाए तो फसल का उत्पादन अच्छा से हो जाए, यानी अनुकूल परिस्थिति में बीज जो है सर्वाइव हो सके। इसी प्रकार ऐसे किस्म बनाई गई है जो उच्च लवणीय मृदा में भी उग सकते हैं। किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक हैं। किस्म में सुधार के लिए कुछ कारक हैं। पहला, उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाना। उच्च उन्नत किस्म फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फसल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। अब आई
देखिए जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक यानी रोग, कीट तथा निमेटोड, अथवा अजैविक सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंडा, पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन करने वाली किस्म फसल के उत्पादन में सुधार कर सकती है। अब देखिए परिपक्वन काल में परिवर्तन। फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगाना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। ऐसा फसल लगाइए जो कम से कम समय में तैयार हो जाए। इससे किसान प्रति वर्ष अपने खेतों में कई फसल उगा सकते हैं। ऐसा फसल लगाइए जो कम अवधि में तैयार हो जाए, और जब कम अवधि में फसल तैयार होगा तो जाहिर सी बात है एक साल के अंदर कई सारे फसल उगाए जा सकते हैं। अब देखिए कम समय होने के कारण फसल में धन भी कम खर्च होता है। समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि कम हो जाती है। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को अस्थायी करने में क्या करता है, सहायता करता है। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण यानी चारे वाली फसल के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसल को उगाने के लिए कम पोषक तत्व की आवश्यकता हो। इस प्रक्रिया सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायता करती है। तो ये सब है फसल के उत्पादन के प्रमुख कारक। अब सवाल है कि फसल उत्पादन प्रबंधन क्या होता है। तो देखिए अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत भी कृषि छोटे छोटे खेत से लेकर बहुत बड़े फॉर्म तक में होती है। भारत में जो कृषि होती है छोटे छोटे खेत में भी होती है, बड़े बड़े फॉर्म में भी होती है। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी उपलब्धता कम अथवा अधिक हो सकती है। जिनके पास छोटा खेत है उनके पास संसाधन कम है, जिनके पास बड़ा खेत है उनके पास संसाधन ज्यादा है। उनका अपना ट्रैक्टर है, सिंचाई का साधन, हर तरह का साधन। संक्षिप्त में धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगदान उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सहसंबंध है। इस प्रकार किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र अथवा उत्पादन प्रणाली का निर्धारण करती है। इसलिए उत्पादन प्रणाली भी विभिन्न स्तर की हो सकती है। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन प्रणालियां इसमें सम्मिलित है। कोई दिक्कत? अब आई पोषक प्रबंधन क्या होता है। पोषक प्रबंधन तो देखिए जैसे हमें विकास, वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसा ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी जिस तरीके से इंसान को भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार पौधों को भी भोजन की आवश्यकता है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं शेष अन्य पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए उन्हें बृहत पोषक तत्व कहते हैं। शेष पोषक तत्व की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। यानी कुल मिला के पोषक तत्व दो टाइप का, एक बृहत पोषक तत्व होता है और एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रिया सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मनुष्य में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना क्या है, आवश्यक है। कोई दिक्कत? अब आई देखिए खाद, ये खाद क्या है। तो देखिए खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं के अवशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को क्या करती है, बढ़ाती है।
खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा होती है, पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होती है। चिकनी मिट्टी में पानी एकत्रित नहीं होती है। खाद बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। इसमें उर्वरक की अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है तथा इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों के उपयोग के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। तो देखिए, कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अवशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मल मूत्र यानी गोबर, सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढा में विघटित करते हैं। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुआ द्वारा पौधों तथा जानवरों के अवशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निस्सर्गीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। बोले क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। सबको सड़ा गला दीजिए। एक होता है हरा खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन हो गया, मूंग हो गया अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायता करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है, लोग पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि को खेत में उगा दिया, जैसे उगा फिर उसको हल से जोतवा दिए, पूरा मिट्टी में मिल गया, जिससे नाइट्रोजन फास्फोरस की पूर्ति हो गई। अब सवाल है, उर्वरक क्या होता है। उर्वरक व्यापारिक रूप से तैयार पादप पोषक है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसको हम लोग NPK कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रदान करते हैं। इसके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि होती है, यानी पत्ती, शाखा, फूल, इस सब में वृद्धि होता है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का उपयोग भी किया जाता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। उर्वरक जो है महंगा पड़ता है। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। इसका सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय और उचित देने से पहले उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे उसका पूरा मात्रा अवशोषित नहीं कर पाते हैं। उर्वरक की यह अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण होता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है। इससे सूक्ष्म जीव एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। उर्वरक के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय पश्चात हानि पहुंचाते हैं, जबकि खाद के उपयोग के लाभ दीर्घावधि होती है। अब आइए देखिए, कार्बनिक खेती करने की वजह वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी इत्यादि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। जब हम लोग रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी सबका प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऐसी खेती को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक खेती कहते हैं। इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद यानी कृषि अवशिष्ट, पुआल तथा पशुधन का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे नील हरित शैवाल का संवर्धन, जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशक के रूप में खाद्य संग्रह में प्रयोग किया जाता है। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र आवश्यक है। ये फसल तंत्र कीट, पीड़क और खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक खेती कहते हैं। अब आइए सिंचाई। तो देखिए, भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है।
अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। इसीलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए अधिकाधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। जैसे पानी की कमी अथवा वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा हो जाता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत हानि होती है, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते हैं, केवल वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। हालांकि मृदाओं में पानी को संचित रखने की क्षमता कम होती है, इसीलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है वहां पे सूखे के कारण फसल बहुत अधिक हानि होती है। वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसी किस्में तैयार कर रखी है जो सूखे की स्थिति को भी क्या कर सकती है, सहन कर सकती है। और इसी तरह का बीज हमको चयन करना चाहिए अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको फसल का उत्पादन करना है। भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु है। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के सिंचाई की विधियां पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती है। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण कुएं, नहर, नदी अथवा तालाब है। कुएं दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तर से स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्तर से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा? पंप द्वारा निकाला जाता है। अब देखिए ये नहर क्या होता है। यह सिंचाई का एक बहुल विस्तृत तथा व्यापक तंत्र होता है नहर। इसमें पानी एक या अधिक जलाशय अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर की शाखाएं निकलती है जो विभाजित होकर खेतों की सिंचाई करती है। अब सवाल है नदी जल उठाव प्रणाली। तो जिन क्षेत्रों में जलाशयों से पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है, वहां जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी होती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाल लिया जाता है। अब सवाल है तालाब। छोटे जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं तालाब का रूप ले लेते हैं। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे वर्षा का पानी का संग्रह तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। अब भाई इसके लिए छोटे बांध बनाते हैं जिससे कि भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए। ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं तथा मृदा अपरदन को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। अब आइए फसल पैटर्न क्या होता है। तो देखिए अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। अगर अधिक लाभ करना है तो फसल उगाने की विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मिश्रित फसल में दो अथवा दो से अधिक फसल को एक ही साथ एक खेत में उगाए जाते हैं, उसे मिश्रित खेती कहते हैं। जैसे गेहूं चना एक साथ उगा सकते हैं, गेहूं सरसों एक साथ उगा सकते हैं, मूंगफली सूरजमुखी एक साथ उगा सकते हैं। मतलब एक ही साथ खेत में दो दो फसल तैयार हो जाता है। ऐसे फसल को हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं। कोई दिक्कत? इससे हानि होने की संभावना कम होती है क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। अंतरा फसलीकरण में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाए जाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरे पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे सोयाबीन के साथ मक्का, बाजरा के साथ लोबिया। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिसमें पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग हो सके। चलिए इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी फसलों में फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
देखिए अंतरा फसलीकरण इसी को कहते हैं। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्रण अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 या 3 फसल से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं। अब भाई फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या होता है? तो देखिए खेतों में फसल खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती है। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसलों को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। उदाहरण गोखरू, जैंथियम, गाजर घास जिसको हम लोग परथेनियम कहते हैं, मोथा जिसको साइरेनस रोटेंडस कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? साइरेनस नोटेंडस। ये खरपतवार भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं जिनसे फसल की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों से क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए। खरपतवार को खेतों से निकालने के लिए हम लोग तरह तरह का खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। या देखते होंगे हम लोग उसको क्या करते हैं? खेत में बैठ के उखाड़ लेते हैं। चलिए, प्रायः कीट पीड़क 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। पहला, ये मूल, तना और पत्तियों को काट देते हैं। जो कीट है फलों को 3 तरीके से बर्बाद करते हैं। जड़, तना, पत्तियों को काट देते हैं। ये पौधों के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं। ये तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं। इस प्रकार ये फसल को खराब कर देते हैं और फसल उत्पादन कम हो जाता है। पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं। अब देखिए खरपतवार, कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि पीड़कनाशी रसायन का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत शाकनाशी जितने भी घास फूस हैं उनको नष्ट किया जाता है। कीटनाशी तथा कवकनाशी आते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधे पर छिड़कते हैं अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन इनके अत्यधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि ये कई पौधों तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। हम लोग जिस रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं इससे वातावरण को भी बहुत हानि होता है। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार को हटाना भी एक विधि है, निरोधक विधि। जैसे समय समय पे फसल उगाना, उचित क्यारियां तैयार करना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में क्या करती है? सहायता करती है। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्म काल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियां हैं। इस विधि में खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है। हल चला कर हम इसको क्या करते हैं? खींच लेते हैं अंदर से। चलिए, अब सवाल है कि अनाज का भंडारण। तो देखिए कृषि उत्पादन में भंडारण बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक कीट, कीटंग, कवक, चिचड़ी तथा जीवाणु है तथा इन हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी, ताप और ताप का भाव है। ये कारक उत्पादक की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं, उत्पादन को बदरंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बदरंग कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पादित कीमत को कम कर देते हैं। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक और नियंत्रक विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पादन की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सूखना,
पहले सूर्य के प्रकाश में फिर छाया में तथा धूमक का उपयोग जिससे पीड़क मर जाए सम्मिलित है। यानी अनाज को कभी भी भंडारित करने से पहले, स्टोर करने से पहले उसको धूप में पूरी तरह से सूखने देना चाहिए। चलिए, अब सवाल है कि पशुपालन क्या होता है। तो देखिए, पशुपालन, पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे भोजन देना, प्रजनन, रोगों पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडा, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ रही है। पशुधन के लिए बहुत कम मात्रा में उपस्थित पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशु खेती में कई नई प्रजातियां भी आ गई है। इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने व उसमें सुधार की आवश्यकता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब पशु कृषि क्या होता है। तो देखिए, पशुपालन के दो उद्देश्य हैं। पहला, दूध देने वाले तथा कृषि कार्य के लिए पशुओं को पालना। भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीसीज है, गाय, भैंस। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। वैसे पशु जो हमें दूध देती है, जिनके दूध का हम सेवन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुधारू पशु कहते हैं। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध स्राव के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ यह है कि बच्चे के जन्म के पश्चात दूध उत्पादन का समय काल। इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध श्रावण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दूध श्रावण काल के लिए विदेशी नस्ल जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस का चुनाव करते हैं। देसी नस्ल जैसे रेड सिंडी, साहिवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है। यदि इन दोनों नस्लों के संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होगी जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता और लंबा दुग्ध श्रावण काल होंगे। यानी जर्सी और देसी दोनों का संकरण करा दीजिए। देखिए, रेड सिंडी है, साहिवाल है। अब देखिए, उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन के पशुओं के स्वास्थ्य और स्वच्छ दूध उत्पादन करने के लिए गाय तथा भैंस के शरीर को उचित सफाई तथा आवास की आवश्यकता होती है। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका आवास छतदार तथा रोशनदान युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी तथा सर्दी से बचाते हैं। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। दूध देने वाले पशु यानी डेयरी पशु के आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे और दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता दुग्ध स्राव काल के समय होती है। पशु आहार के अंतर्गत आते हैं मोटा चारा, रुक्षांश जो प्राय मुख्यतः रेशे होते हैं तथा सांद्र जिसमें कम रेशे होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता है जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं जिनके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी अथवा उनकी मृत्यु हो सकती है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता है, वह उठता है। पशु के बाह्य परजीवी अथवा अंतः परजीवी दोनों ही होते हैं। बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं जिससे पशु को त्वचा रोग हो सकते हैं। अंतः परजीवी जैसे कीड़े, आमाशय तथा आंत को पर्णकृमि, यकृत को प्रभावित करते हैं। संक्रामक रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं। अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोग से पशुओं को बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए। पशुओं को अलग अलग प्रकार का टीका लगवाना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि मुर्गी पालन क्या होता है। अंडे व मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्ल विकसित की जाती है। अंडा के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी पालन किया जाता है तथा मांस के लिए ब्लोरल को पाला जाता है। देखिए, ये अंडा वाला है और ये क्या है? मांस है। इसको इसीलिए लेग हॉर्न के नाम से जानते हैं।
निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती है। नई किस्में बनाने के लिए देसी जैसे एसील और विदेशी जैसे लेगहॉर्न नस्लों का संकरण कराया जाता है। चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता, छोटे कद के ब्लोलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यवसायिक उत्पादन हेतु। चलिए आगे, अंडों तथा ब्लोलर का उत्पादन। तो देखिए, ब्रोलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर अथवा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। इनकी मृत्यु दर कम रखने के लिए इनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बढ़ाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। इन्हें ब्रोलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंध प्रणालियां बहुत आवश्यक है। इसके अंतर्गत इसके आवास में उचित ताप और स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है। इसके साथ साथ रोग तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा इसके बचाव करने में भी शामिल है। अब देखिए, ब्लोलर, ब्लोलर उसे कहते हैं जिसका हम लोग मांस वगैरह खाते हैं। ब्लोलर की आवास पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती है। ब्लोलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है। कुक्कुट कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा अधिक रखी जाती है। विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा अधिक रखी जाती है। अब आइए, जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी। पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, अतः साफ सफाई अथवा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रामक रोग से बचाने के लिए टीका लगाना चाहिए जिससे महामारी से ग्रसित न हो। इन सावधानियों के बरतने से रोग फैलने की दशा में कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है, यानी बहुत कम हानि होती है। चलिए, अब सवाल है कि मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन क्या है। तो देखिए, हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। भाई, मछली में प्रोटीन पाया जाता है। मछली उत्पादन में पख युक्त मछलियां, कवचीय मछलियां जैसे प्रॉन, मोलस्क सम्मिलित है। मछली प्राप्त करने की दो विधि, एक प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं, दूसरा स्रोत मछली पालन या मछली संवर्धन कहते हैं। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल अथवा ताजा जल है। अलवणीय जल नदियों द्वारा तालाब में होता है। इसलिए मछली पकड़ना अथवा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल की पारिस्थितिक तंत्रों में किया जाता है। अब आई, समुद्री मत्स्यिकी क्या होता है। तो देखिए, भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। सर्वाधिक प्रचलित समुद्र मछलियां प्रोम्फेट, मैकल, टूना, सार्डाइन तथा बॉम्बे डक्ट है। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाले नावों से किया जाता है। सैटेलाइट द्वारा प्रतिध्वनि गंभीर मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जाता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग करके मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इसमें प्रमुख मुल्लेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट, पंखयुक्त मछलियां, कौचिया मछलियां जैसे झींगा, मसल और आयस्टर। एक साथ ही समुद्री खरपतवार आयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन यानी मेरी कल्चर कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं, मेरी कल्चर। समुद्र में मछलियों को पालना ये मेरी कल्चर कहलाता है। चलिए, अंत मत्स्य क्या होता है। तो देखिए, ताजा जल के स्रोत नाले, तालाब, पोखर अथवा नदियां हैं। खारे जल के संसाधन जहां समुद्री जल तथा जल मिश्रित होते हैं।
चलिए, लैगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थली वाले स्थलों स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता है। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही किया जा सकता है। मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जाता है। इस प्रक्रिया में देसी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तंत्र से एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों के स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिसमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो अथवा उनके आहार भिन्न भिन्न हो। इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कतला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है, रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है, मृगल अथवा कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती है, ग्रास कार्प खरपतवार खाती है। इस प्रकार ये सभी मछलियां साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना अपना आहार लेती है। इससे तालाब में मछली के उत्पादन में क्या होता है, वृद्धि होता है। मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या यह है कि इसमें कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जन्म करती हैं। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिंब देसी नस्ल के लिए जाए तो अन्य स्पीसीज के डिंबों के साथ मिल जाते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता प्रदान वाले डिंबों का उपलब्ध न होना एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधि खोजी गई है कि तालाब में इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। इसमें ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिंब प्राप्त होते रहते हैं। अब देखिए मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन एक उद्यम कृषि उद्योग बन गया है। क्योंकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है, इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अधिक स्रोत हैं। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। चलिए अब देखिए, व्यवसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी जैसे एपिस सेरेना इंडिका सामान्य भारतीय मक्खी, एपिस डोर्सेटा एक सेल मक्खी और एपिस फ्लोरी लिटिल मक्खी का प्रयोग करते हैं। इस इटली मक्खी एपिस मेलिफेरा का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः व्यवसायिक मधु उत्पादन में इन मक्खी का प्रायः उपयोग किया जाता है। चलिए हाय देखिए, इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये डंक भी कम मारती है। वे निर्धारित छत्ते में काफी समय तक रहती है और प्रजनन तीव्रता से करती है। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधु फॉर्म बनाए जाते हैं। मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खियों के चारागाह अथवा उनके मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। मधुमक्खियां फूल के मरकन तथा पराग एकत्र करती है। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधुमक्खी के स्वाद को क्या कर देती है, निर्धारित कर देती है। चलिए तो हमने इस चैप्टर में इन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ा है, फसल के बारे में। कोई दिक्कत? चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ।